एपिसोड 311। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 311 इसके बाद के दिन नेक्स्ट जेन इनोवेशंस के लिए एक क्रूर दौर साबित हुए। एक के बाद एक इसके विशाल छत्र के नीचे काम करने वाली कंपनियां ढहने लगीं। अमन और मारिया ने बड़ी मेहनत से बनाए एक लोकप्रिय कैफे श्रृंखला ब्रूहेवन सबसे पहले हताहतों में से एक थी। शहर भर में इसके दरवाजों के शटर गिर गए, बोर्ड उतार दिए गए और जाने पहचाने चहल पहल वाले कैफे जल्द ही भयावह सन्नाटे में बदल गए, क्योंकि सरकार ने तेजी से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ये शटडाउन तीव्र, लगभग सर्जिकल था। अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक समन्वित ऑपरेशन। आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार कॉर्पोरेट कर चोरी से निपटने की प्रक्रिया व्यवस्थित तो थी, लेकिन कठोर थी। जैसे ही सरकार को बकाया करों का भारी बोझ और जानबूझकर की गई कर चोरी के सबूत मिले, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने नेक्स्ट जेन के मुख्य बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया, जिससे दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक धन का प्रवाह रुक गया। नकदी की कमी के कारण कर्मचारियों, विक्रेताओं और उपयोगिताओं के भुगतान रातों रात रुक गए, जिससे सब कुछ अचानक ठप हो गया। अगला कदम व्यावसायिक लाइसेंस रद्द करना था। कानूनी नोटिस कार्यालयों के दरवाजों पर चिपका दिए गए और नेक्स्ट जेन के सहायक व्यवसायों के शाखा प्रबंधकों को भेज दिए गए, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उनके संचालन को अब सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। स्थानीय अधिकारी कर अधिकारियों के सहयोग से इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक साइट पर पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि व्यवसाय को सामान्य रूप से जारी रखने का कोई प्रयास न किया जाए। उन्होंने सभी संपत्तियों, कार्यालय के फर्नीचर और उपकरणों से लेकर संपत्तियों और बौद्धिक संसाधनों तक को रिकॉर्ड और सूचीबद्ध किया, जिन्हें जब्त किया जाना था। ब्रूहेवन के लिए इसका मतलब था उसके ब्रांड के अंतर्गत आने वाले सभी कैफे को बंद करना, साथ ही रसोई उपकरण, पट्टे पर दी गई संपत्तियां और यहां तक कि कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति को भी जब्त करना। नेक्स्ट जेन के निवेश से खरीदी गई जमीनें अब सरकार के कब्जे में थीं और बकाया कर की कुछ राशि वसूलने के लिए उनकी नीलामी की जानी थी। सरकार ने उन सभी संपत्तियों को भी वापस ले लिया जो पहले कर प्रोत्साहन के रूप में दी गई थी। समझौतों को रद्द करते हुए अमन के कॉर्पोरेट साम्राज्य के विस्तार पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। नेक्स्ट जेन इनोवेशंस और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को अचानक नोटिस भेजे गए। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें अपने कार्यालयों से अपना निजी सामान लेने के लिए एक संक्षिप्त समय दिया गया। कई कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा ले जाया गया, जिन्होंने कंपनी की संपत्ति को हटाए जाने से रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सामान की सावधानीपूर्वक जांच की। विभाग प्रमुखों और प्रबंधकों को डिजिटल रिकॉर्ड सौंपने के लिए कहा गया, ताकि सरकार को कंपनी की संपत्तियों और संचालन की एक व्यापक जानकारी मिल सके। यह एक गमगीन नजारा था जब चहल पहल से भरे दफ्तर खाली हो गए थे और सन्नाटा छा गया था। खाली डेस्क, बंद पड़े कंप्यूटर और आधे अधूरे ढेर में पड़े कागजात। करियर की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर बातचीत खामोश हो गई थी। ब्रूहेवन कैफे के कभी जीवंत स्थान, जहां ताजी कॉफी और हंसी की सुगंध हवा में भरी रहती थी, अब नौकरशाही और सख्त विनियमन की छाया में अंधेरे और उजाड़ पड़े हैं। कंपनी के बचे खुचे वफादारों ने सरकारी अधिकारियों से मिन्नतें की और पूछा कि क्या शटडाउन वापस लेने का कोई उपाय है, लेकिन कर विभाग टस से मज नहीं हुआ। एक अधिकारी ने बेरुखी से कहा, आपके नियोक्ता के पास कानून का पालन करने का पूरा मौका था। हम यहाँ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस देश को अपना बकाया नहीं चुकाया। कर चोरी कोई मामूली बात नहीं है और हम निगमों को व्यवस्था का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दे सकते। कुछ कर्मचारियों ने अनुमान लगाया कि यह नेक्स्ट जेन और उसके क्रांतिकारी नवाचारों का अंत हो सकता है। उन्हें ये पतन किसी विशालकाय कंपनी के पतन जैसा अवास्तविक लगा। कुछ लोगों को एक हल्की सी उम्मीद थी। उन्हें यकीन था कि अमन मलबे को बचाने का कोई रास्ता निकाल लेगा। फिर भी नेक्स्ट जेन के नियंत्रण वाली हर कंपनी को सरकारी हाथों से एक एक करके व्यवस्थित रूप से ध्वस्त किया गया। कुछ ही दिनों में संपत्तियों, गोदामों और विनिर्माण संयंत्रों के पूरे ब्लॉक सरकारी निगरानी में आ गए, सील कर दिए गए और नीलामी के लिए तैयार हो गए। शहर का क्षितिज उन प्रमुख नेक्स्ट जेन लोगों के बिना बदला हुआ सा लग रहा था जो हर दूसरी सड़क पर छाए रहते थे।
बाहरी लोगों के लिए नेक्स्ट जेन इनोवेशंस का नाटकीय पतन कॉर्पोरेट कदाचार के प्रति सरकार की असहिष्णुता की याद दिलाता है, चाहे उद्यम कितना भी सफल या प्रभावशाली क्यों न हो गया हो। जब नेक्स्ट जेन खंडहर में तब्दील हो रहा था, तब उसका नेता निकोबार द्वीप समूह में निश्चिंत होकर आराम कर रहा था। बच्चों की हंसी और समुद्र की लहरों की छपाक से वातावरण भर गया। जब मारिया और एलेना उथले पानी में इधर उधर दौड़ रही थीं, उनकी चंचल बातें सूर्य की रोशनी से जगमगाते निकोबार समुद्र तट की पृष्ठभूमि में गूंज रही थीं। उत्साह से भरी एलेना ने मुट्ठी भर पानी उठाया और उसे सीधे मारिया की ओर फेंक दिया, जिसने हंसते हुए उसे टाल दिया। उसका चेहरा आश्चर्य और मनोरंजन से चमक उठा। धमकी का नाटक करते हुए मारिया एलेना पर झपटने के लिए तैयार हो गई। उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से भयावह हो गई। एलेना अपने असफल लक्ष्य से विचलित हुए बिना बनावटी हताशा में रेत पर पैर पटकते हुए अतिरंजित मुंह बनाते हुए बोली, भाई सैम, मदद करो। कुछ ही सेकंड में सैम प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और वह समुद्री पानी से भरी एक बड़ी बाल्टी उठाए हुए था। उसने तेजी से चंचल प्रतिशोध के साथ उसे मारिया के ऊपर ऊंचा उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरी बाल्टी उसके सिर पर उलट दी, जिससे वह सिर से पैर तक भीग गई। मारिया लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। ठंडे पानी ने उसे भिगो दिया और वह हंसने लगी, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित हो गई। ये देखो एलेना, तुम्हारा भाई मिक, सैम ने गर्व से फूलते हुए कहना शुरू किया, लेकिन मारिया की तीखी नजरों ने उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। उसका टपकता हुआ शरीर सीधा हो गया और वह एक टकराव के लिए तैयार दिख रही थी। सैम कुछ कर पाता इससे पहले ही मारिया नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी और एक पल बाद उसकी चौंकने वाली चीख पूरे समुद्र तट पर गूंज उठी। जब वह भाग गया, रेत पर रेंगता हुआ, मारिया उसके पीछे पीछे। एलेना हंसी से दोहरी हो गई, अपनी कमर पकड़ ली, क्योंकि उसने अपने हमेशा शांत रहने वाले भाई को मारिया के चंचल क्रोध से डरकर भागते हुए देखा। समुद्र तट पर आगे सूर्य एक आराम कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान थी जब वह अपने सामने प्रकट हो रहे जीवंत दृश्य को देख रही थी। अमन के दृढ़ लेकिन कोमल स्पर्श से उसके कंधे शिथिल हो गए, जैसे वह उन्हें मसल रहा हो और तनाव के किसी भी अवशेष को दूर कर रहा हो। उसने एक हल्के बहने वाले ग्रीष्मकालीन पोशाक में शानदार ढंग से सजी हुई थी, एक पेस्टल रंग जो द्वीप के नीले और हरे रंग के साथ खूबसूरती से मेल खा रहा था। पोशाक में एक नाजुक नेकलाइन थी जिस पर बारीक कढ़ाई और पतली पट्टियां थीं जो उसके धूप से झुलसे कंधों को और भी उभार रही थीं। उसके पीछे उसकी माँ अमेलिया बीच पर एक तौलिए पर लेटी हुई चुपचाप बच्चों की हरकतें देख रही थी। उसके बगल में अमन की माँ क्लेयर सेलिना से बातचीत कर रही थी। उसके चेहरे पर गर्मजोशी और कृतज्ञता का भाव था जब उसने कहा, हर समय अमन का ध्यान रखने के लिए सचमुच शुक्रिया। मेरे लिए ये जानना बहुत मायने रखता है कि उसके साथ तुम जैसी कोई थी। सेलिना ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह मेरे लिए सम्मान की बात थी मिस क्लेयर। अमन का धैर्य अद्भुत है। मुझे वहाँ मौजूद होने की खुशी है। उन्होंने कहा, ऐसे अच्छे सज्जन को आगे बढ़ते देखना अच्छा लगा। अमन अभी भी सूरी के कंधों पर हाथ फेर रहा था। उसने मारिया और सैम की तरफ देखा। सैम का चेहरा बेमिसाल था, जो मारिया के करीब आते ही उसके हर कदम के साथ रेत उड़ती हुई अतिशय भय से मुड़ गया था। अमन हंसा और सूरी के कान में फुसफुसाते हुए नीचे झुका। सब में से उसने उस राक्षसी को चुना। उसे सचमुच चुनौतियां पसंद होंगी। सूरी उसके स्पर्श में झुकते हुए धीरे से हंसी। मुझे लगता है उसे बस कोई ऐसा चाहिए था जो उसे हमेशा चौकन्ना रखे। अमन सूरी से बात कर ही रहा था कि मारिया ने आखिरकार सैम को पकड़ लिया और उसके हाथ पर एक मजेदार तमाचा जड़ दिया। उसकी विजयी हंसी समुद्र तट पर गूंज उठी, जबकि सैम इस हंसी मजाक के बीच अपनी सांसें थामने की कोशिश करते हुए लड़खड़ा रहा था। समूह धूप में तपता रहा, उस गर्मी और साथ का आनंद लेता रहा जिसने भारी से भारी बोझ को भी पल भर के लिए ही सही हल्का महसूस कराया। बाहरी दुनिया की चिंताएं मानो दूर हो गईं और उनकी जगह धूप से जगमगाते स्वर्ग की बेफिक्र खुशियां छा गईं। पास ही अमन के पिता रॉय खुशी खुशी तकनीक के साथ खेल रहे थे। उसकी हंसी समूह में गूंज उठी, एक बेफिक्री भरी आवाज जो सुखद वातावरण से मेल खा रही थी। फिर भी रॉय की हंसी बंद हो गई जब उसने चारों ओर देखा। उसकी भौहें बढ़ती घबराहट के साथ सिकुड़ गईं। उनकी निगाहें समुद्र तट के उस हिस्से पर पड़ी जहां रेत और धूप सेंकने वालों के बीच उच्च तकनीक वाले उपकरण बिखरे पड़े थे, मानो वे किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म की कलाकृतियां हों।
आकर्षक सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जर और होलोग्राफिक स्क्रीन दुनिया भर के अपडेट दिखा रहे थे और उन्नत निगरानी ड्रोन चुपचाप ऊपर मंडरा रहे थे। समुद्र तट का दृश्य अप्रत्याशित रूप से ऐसी तकनीक से भरा हुआ था जो किसी उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की बजाय किसी भविष्य की प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। अमन सूर्य की मालिश करने के बाद अपने पिता के साथ टहलने चला गया। आखिरकार रॉय ने अविश्वास से सिर हिलाते हुए अमन की ओर रुख किया। अमन, उसने विस्मय और उलझन से भरी आवाज में कहा, आखिर तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? और ये सब लोग कौन हैं? अमन हंसा, उसकी नजरें तीखी लेकिन गर्मजोशी भरी थीं। इसमें से ज्यादातर, उसने होलोग्राफिक इंटरफेस और ड्रोन की ओर इशारा करते हुए कहा, ऑरोरा की निगरानी का नतीजा है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसके समन्वय और नवाचार में उसकी अहम भूमिका रही है। उसने पास में इकट्ठा हुए लोगों के एक समूह की ओर इशारा किया जो पारंपरिक कपड़ों और तकनीक से लैस उपयोगी उपकरणों का मिश्रण पहने हुए थे। जाहिर तौर पर स्थानीय लोग थे। जहां तक उनकी बात है, वे स्थानीय जनजातियों के सदस्य हैं। पहले तो वे झिझक रहे थे, लेकिन मैंने उनका विश्वास जीता और उन्हें हमारी तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाया। रॉय की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। आपने स्थानीय लोगों को इस तरह के उच्च तकनीकी उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित किया है। यह कम से कम कहने के लिए तो प्रभावशाली है। अमन ने सिर हिलाया। उनकी सीखने की क्षमता और अनुकूलनशीलता अद्भुत है। बदले में हमने उन्हें संसाधन, उपकरण और ऐसी चीजों का अनुभव करने का मौका दिया है जिनकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पास में ही एक वर्चुअल रियलिटी सेटअप की ओर इशारा किया। ये उन्होंने गर्व से भरे स्वर में कहा, हमारी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जो वास्तविकता का प्रतिबिंब तो है, लेकिन लगभग असीमित संभावनाओं की अनुमति देती है। मैं आपको जल्द ही इसे दिखाने ले चलूंगा। जैसे जैसे रॉय ने इस बात को समझा, उसका आश्चर्य और गहरा होता गया। एक आभासी दुनिया, उसने दोहराया। उसकी आवाज में आश्चर्य साफ झलक रहा था। मुझे लगा था कि तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होगे, लेकिन ये तो मेरी उम्मीद से भी बढ़कर है। अमन मुस्कुराया। ओह, और भी है? वह क्या है? रॉय ने पूछा। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। बड़े खिलौने और बंदूकें, अमन ने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा। कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। ये हर आदमी का सपना होता है। अभी तक आपने सिर्फ टिप देखी है। मेरे पास मौजूद तकनीक और गैजेट्स की ताकत का प्रतीक अभी तक नहीं देखा है। अमन बोला और अपना हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान फैल गई। गल्प। रॉय ने अपनी लार निगल ली, ये सोचते हुए कि अमन क्या संकेत दे रहा था। जैसे ही अमन आगे विस्तार से बताने वाला था, उसके कलाई के उपकरण से एक हल्की बीप निकली और ऑरोरा की शांत आवाज सुनाई दी। महोदय, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अलेक्जेंडर स्टर्लिंग का संदेश। वह आपसे तत्काल मुलाकात का अनुरोध कर रहे हैं। अमन के चेहरे पर एक शांत गणना का भाव आ गया। अलेक्जेंडर स्टर्लिंग, हम। वह धीरे से बोला। उसकी उंगलियां उसके पैर पर लयबद्ध ढंग से थपथपा रही थीं। लगता है उसने बातचीत के लिए एक दिलचस्प समय चुना है। वह सूरी की ओर मुड़ा, जो उसे एक जानकार मुस्कान के साथ देख रही थी। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? आखिरकार आप एक शेयरधारक हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बस आराम करना चाहती हूँ। सूरी ने हल्का सा कंधा उचका दिया, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। शायद यही तुम्हारे लिए एक मौका है। अमन ने सिर हिलाया। शायद। उसने रॉय की तरफ देखा, जो बिजनेस और बीच की छुट्टियों के इस अनोखे मेल से आधा मजाक और आधा आकर्षित था। हम अपना टूर बाद में जारी रखेंगे, उसने रॉय के कंधे को दिलासा देते हुए वादा किया। लेकिन अभी तो मुझे ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले हमारे दोस्त के मन में क्या है। ऐसा कहकर अमन समुद्र तट के एकांत भाग की ओर चला गया और रॉय को अपने बेटे द्वारा इस द्वीप पर बुनी गई असाधारण दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। एक शांत कोना ढूंढकर अमन ने अपनी कलाई पर लगे डिवाइस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू कर दी। स्क्रीन एक पल के लिए टिमटिमाई, फिर अलेक्जेंडर स्टर्लिंग का चेहरा फ्रेम में आ गया। तनाव और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज फूट पड़ी। उसका लहजा तीखा और मांग भरा था। अमन, इंदिरा में क्या हो रहा है? वे तुम्हें क्यों बंद कर रहे हैं? इस बार तुमने क्या अपराध किया है? अलेक्जेंडर की आवाज में अविश्वास और गुस्सा दोनों थे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह कैमरे की तरफ देखने लगा। अमन ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर एक शांत अवज्ञा थी।
ये सब एक तमाशा है अलेक्जेंडर, वे मेरी तकनीक का एक टुकड़ा चाहते हैं। मैंने मना कर दिया और उनका जवाब यह है, उन्होंने अपने कुत्ते छोड़ दिए हैं मुझे कुचलकर अपनी बात मनवाने की कोशिश में। अलेक्जेंडर ने अपनी कनपट्टियां रगड़ी, जाहिर तौर पर बेचैनी से। धिक्कार है अमन, ये तो हद हो गई। माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ भारी नुकसान हो रहा है। हमारे स्मार्टफोन की बिक्री में भारी गिरावट आ रही है और जो भी गति हमने बनाई थी वो भी जाती रही है। वह रुका, अमन को गौर से देखा और फिर आगे झुक गया। उसकी आवाज और जोरदार थी, तुम्हें कुछ करना होगा वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। यूएसएल आने के बारे में क्या ख्याल है? मैं राष्ट्रपति से बात कर सकता हूँ, कुछ उपाय कर सकता हूँ, शायद तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर दूं। अमन ने सिर हिलाया, उसका स्वर प्रशंसापूर्ण लेकिन दृढ़ था। मैं इसकी सराहना करता हूँ अलेक्जेंडर, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। अलग देश एक ही खेल। यूएसएल, इंदिरा दोनों एक ही चीज मांगेंगे। वे चाहेंगे कि मैं उनकी सुरक्षा के बदले अपनी तकनीक उन्हें दे दूं। सिकंदर ने गहरी सांस ली, साफ तौर पर उसके पास शब्द नहीं थे। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? चुपचाप बैठे रहो और जवाबी हमले का इंतजार करो या फिर बातचीत करोगे? उसने अपनी आवाज में निराशा भरते हुए जोर दिया। मैं ऐसा कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ, अमन ने सहज स्वर में कंधे उचकाते हुए कहा। सिकंदर का धैर्य जवाब दे गया, तो क्या तुम मारे जाने की योजना बना रहे हो? किसने कहा कि मार दिए जाओगे? अमन ने जवाब दिया, उसकी आंखों में एक सूक्ष्म नियंत्रित आत्मविश्वास की चमक थी। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अलेक्जेंडर ने जिज्ञासा के साथ साथ झुंझलाहट से पूछा। अमन थोड़ा पीछे झुका, उसके होठों पर एक हल्की सोची समझी मुस्कान थी। उनके कदम उठाने का इंतजार कर रहा हूँ और जब वे ऐसा करेंगे। उसने शब्दों को यूं ही छोड़ दिया। उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई, बस इतना इशारा था कि वह किसी भी हाल में नहीं फंसा है, करीब भी नहीं। अलेक्जेंडर ने एक पल के लिए चुपचाप उसे देखा। उसका तनाव थोड़ा कम हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अमन किसी भी तरह से घिरा हुआ नहीं है। अमन की आंखों की तीव्रता उसे काफी कुछ बता रही थी। जो कुछ भी होने वाला था, अमन उसके लिए तैयार था और शायद अपने किसी भी विरोधी की कल्पना से कहीं ज्यादा तैयार था। ऊपर आसमान साफ था जब लिन वेई डिंग, लंबे और प्रभावशाली, एक काले रंग का कोट पहने हुए, अपनी कार से बाहर निकले और एमरल्ड होटल की भव्य लॉबी में पहुंचे, जो यूएसएल के हृदय में स्थित सबसे बेहतरीन प्रतिष्ठानों में से एक है। उनकी परिष्कृत आभा उनके परिष्कृत रूप और दृढ़ दृष्टि से मेल खाती थी। वे सत्ता के आदि व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते थे, जबकि उनके पीछे उनके विवेकशील रक्षकों का दल चलता था। उनकी पैनी और चौकस निगाहें भव्य परिवेश को निहारने से पहले कमरे में उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही एक आकृति पर टिक गईं। पीएस इंक के सीईओ स्टीवन हुक अपने प्रतिद्वंद्वी को आते हुए देख रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की शिकारी मुस्कान थी। जैसे ही लिनवेई करीब आया, स्टीवन ने चुप्पी तोड़ी। उनके स्वर में शांत और सोची समझी विनम्रता झलक रही थी। तो आप आखिरकार आ ही गए मिस्टर लिनवेई। हाँ, मैं यहाँ हूँ, लिनवेई ने शांत भाव से सिर हिलाकर जवाब दिया। और चलो औपचारिकताएं छोड़ देते हैं। हम एक दूसरे को इतना अच्छी तरह जानते हैं कि दिखावा कर सकते हैं। उसके चेहरे पर संयम था, फिर भी उसकी आंखों में एक अंदाजा था कि वह सामने खड़े आदमी को देख रहा है। उद्योग जगत के दो दिग्गजों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। एक प्रीमियम उच्च स्तरीय उत्पादों का चेहरा था, दूसरा सामर्थ्य और पैमाने के मामले में एक शक्तिशाली कंपनी थी। उनकी प्रतिद्वंद्विता ने वर्षों तक तकनीकी जगत को आकार दिया था। दोनों अपने अपने तरीके से प्रभुत्व के लिए होड़ में थे, जब तक कि एक विघटनकारी नवागंतुक नेक्स्ट जेन इनोवेशंस ने अप्रत्याशित रूप से दोनों को पटरी से उतार नहीं दिया। कुछ ही महीनों में नेक्स्ट जेन ने सभी त्योहारों पर बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए तथा क्रिसमस और नए साल के दौरान आकर्षक छुट्टियों की छूट देकर अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। लिनवेई को देखते हुए स्टीवन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। अगर किसी चीज से उसे नेक्स्ट जेन के निरंतर उत्थान जितना ही नफरत थी, तो वो यही आदमी था। लिनवेई का साम्राज्य यूको टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षाओं के साए में चलने के लिए बदनाम हो गया था और ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता था जिनसे कई लोग नफरत करते थे, जो प्रतिस्पर्धी और नितांत निर्दयी के बीच की रेखा में थे।
इसकी सफलता अक्सर प्रतिद्वंद्वियों, पूरी तरह से नकल किए गए डिजाइनों और हेरफेर किए गए पेटेंटों की कीमत पर मिली। चीजों को चुराना और उन्हें बेहतर बनाना, बाद में उन्हें अपना बताकर सस्ते दामों पर बेचना उनकी बाजार पहुंच का सार था। अफवाहें थी कि अनगिनत दाक्सियन कर्मचारियों का शोषण किया गया, डिजाइन चुराए गए और पेटेंट में हेराफेरी की गई, जिससे लिनवेई की कंपनी शून्य से खड़ी हुई। उसे जरा भी शक नहीं था कि उसके अपने कई कर्मचारी, शायद उसी कमरे में मौजूद कुछ लोग भी गुप्त रूप से लिनवेई की जेब में थे। फिर भी उसने अपने गुस्से को एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान में छिपाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर हाथ बढ़ाकर अभिवादन किया। स्वागत है, मुझे लगता है हम दोनों जानते थे कि यह बस समय की बात है। लिनवेई ने उसका हाथ थाम लिया। उसके होठों के कोनों पर एक मधुर मुस्कान आ गई जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। इस विनम्र बातचीत के पीछे लिनवेई के विचार बिल्कुल अलग थे। वह जानता था कि स्टीवन इतना चालाक आदमी है कि उसे कम नहीं आंका जा सकता। वह शायद लिनवेई के प्रभाव से घृणा करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लिनवेई अच्छी तरह समझता था कि यह मुलाकात, भले ही शिष्टाचार का आभास दे रही हो, बुद्धि की लड़ाई थी। दोनों व्यक्ति हॉल में आगे बढ़े, जहां माहौल गर्मजोशी भरा और आमंत्रित करने वाला था, फिर भी उसमें तनाव स्पष्ट रूप से व्याप्त था। कुछ ही क्षणों बाद वे एक निजी स्थान पर बैठे थे। उनके हाथों में बढ़िया शराब के गिलास थे तथा वे पास में ही नृत्य कर रहे नर्तकों की लयबद्ध सुंदरता का आनंद ले रहे थे। टोस्ट और मनोरंजन के बीच भी उनकी बातचीत का बोझ बना रहा। हर कोई अपनी रणनीति पर विचार कर रहा था। अंततः जब नर्तक विदा हुए तो वे अपने विचारों और उस काम के साथ अकेले रह गए जिसने उन्हें एक साथ लाया था। लिनवेई ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और सोचकर वाइन का गिलास घुमाया। अगली पीढ़ी के नवाचार, 3 साल से भी कम समय में इसने हमारे पूरे उद्योग को हिलाकर रख दिया है। वे ऐसे उत्पाद बाजार में लाए हैं जिन्हें हमारा अनुसंधान एवं विकास विभाग मुश्किल से समझ पाता है। मेरी सरकार मुझ पर लगातार उस गति से नवाचार करने का दबाव बना रही है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी है। युगों के इतने संसाधनों के बावजूद मैं हवा से चमत्कार नहीं कर सकता, ये बहुत भारी है। स्टीवन ने सिर हिलाया, उसकी नजरें तेज हो गईं। मैं समझता हूँ, पिया भी इसी तरह के लगातार दबाव में है, लेकिन अब हमारे पास एक मौका हो सकता है। नेक्स्ट जेन संघर्ष कर रहा है और आखिरकार स्थानीय सरकार से उसे मार पड़नी शुरू हो गई है। वह आगे झुका, उसका स्वर और भी तीखा होता गया। यही हमारे लिए पलटवार करने का मौका है लिनवेई, हम यह मौका नहीं गंवा सकते। लिनवेई ने अपना गिलास नीचे रख दिया, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका गठबंधन चीजों को और पेचीदा बना देता है। हर मुश्किल में माइक्रोसॉफ्ट उन्हें सहारा देता है, उनका साथ देता है, मानो वे एक ही कंपनी हो। इस तरह के सहयोग को तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। स्टीवन ने हाथ हिलाकर टाल दिया। और भी तरीके हैं। अगर हम उन पर कई मोर्चों पर दबाव डालेंगे तो उनके वैश्विक संचालन में दरार पड़ने लगेगी। जरा सोचिए, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, लाइसेंसिंग। हम चुनिंदा बाजारों में उनके उत्पादों के वितरण में दखल दे सकते हैं, उसे धीमा कर सकते हैं और शायद रोक भी सकते हैं। वे इससे अछूते नहीं हैं। अगर हम उनके उत्पादों को सहारा देने वाले ढांचे को कमजोर कर देंगे तो उन्हें दुनिया भर की समस्याओं से निपटने के लिए खुद को बिखरा हुआ महसूस करना पड़ेगा, और जब वे कमजोर हो जाएंगे फिर हम उन पर हमला करेंगे। लिनवेई ने अपनी बात पूरी की, उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान उभर आई। हम अपनी सरकारों के समर्थन का इस्तेमाल नियमन, प्रतिबंध और व्यापार नाकेबंदी लगाने के लिए करेंगे। नेक्स्ट जेन काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर निर्भर है। एक बार जब ये प्रवाह बाधित होगा तो उन्हें असली दबाव महसूस होने लगेगा। हम उनके शेयरों में भारी गिरावट आने देंगे और जब ऐसा होगा तो उन्हें कटौती करनी होगी, तभी हम कदम उठाएंगे। स्टीवन की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, चलो उन्हें धीरे धीरे नीचे लाते हैं, जाल की दीवारों को धीरे धीरे बंद होने देते हैं। एक बार जब उनके संसाधन खत्म हो जाएंगे और वे हर बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे तो वे कमजोर पड़ जाएंगे और हम उन्हें टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देंगे। लिनवेई ने योजना की सरलता की सराहना करते हुए हंसते हुए कहा, और कौन जाने, हो सकता है कि हम रास्ते में उनकी कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं को भी भर्ती करने का रास्ता खोज लें।
अगर कीमत सही हो तो हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो कंपनी छोड़ने को तैयार हो। दोनों ने एक एक घूंट भरा। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की साझा संतुष्टि चमक रही थी। जैसे जैसे उनकी बातचीत गहरी होती गई, वह रणनीति और रसद की ओर मुड़ गई। उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपनी चालें तय की, कैसे वे अपने साझा प्रतिद्वंद्वी को अलग थलग कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं और अंततः उसे ध्वस्त कर सकते हैं। हर रणनीति नेक्स्ट जेन की स्थिरता को कमजोर करने, हर कमजोरी का फायदा उठाने और उन्हें ठीक वहीं चोट पहुंचाने के लिए बनाई गई थी जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। उनकी मुलाकात एक मजबूत हाथ मिलाने के साथ समाप्त हुई, एक ऐसा पल जो दो दुर्जय दिग्गजों के बीच अस्थायी गठबंधन का प्रतीक था। उनकी महत्वाकांक्षाएं आपस में गुंथी हुई थीं और अब वे एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट थे, नेक्स्ट जेन इनोवेशंस का पतन। जब वे अपने अपने कमरों के लिए रवाना हुए तो योजनाएं पहले से ही चल रही थीं और दोनों ही इसे अंत तक पूरा करने के लिए दृढ़ थे। एक विशाल डिजिटल गुंबद के नीचे अमन हजारों होलोग्राफिक प्रक्षेपणों से घिरा हुआ खड़ा था, जिनमें से प्रत्येक प्रक्षेपण कई कोनों से एक जटिल अलौकिक अंतरिक्ष यान डिजाइन प्रस्तुत कर रहा था। प्रक्षेपण उसके चारों ओर तैर रहे थे, जिससे उसकी दृष्टि महत्वाकांक्षा और कल्पना के एक जहाज के चौंका देने वाले विवरणों से भर गई। एक सैद्धांतिक जहाज जो प्रकृति द्वारा अनुमत अधिकतम गति को प्राप्त करने में सक्षम था, एक ऐसा जहाज जो असंभव रूप से प्रकाश की गति के करीब पहुंच गया था। अमन के दिमाग में इस जहाज का नाम रिलेटिविस्ट था, एक ऐसा जहाज जिसे 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था, जो भौतिकी द्वारा निर्धारित सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त गति सीमा है। हालांकि प्रकाश की गति की बाधा अप्राप्य रही, ये केवल ईंधन या प्रणोदन का मामला नहीं था। वास्तव में प्रकृति ने स्वयं एक बाधा, एक ब्रह्मांडीय गति सीमा प्रस्तुत की थी जो किसी भी वस्तु पर अनंत का भार थोपती थी जो उसके निकट आने का साहस करती थी। पदार्थ को प्रकाश की गति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी भी कल्पनीय शक्ति स्रोत की पहुंच से परे थी, जिससे यह विचार ही लुभावना तो था, लेकिन एक निश्चित सीमा में। प्रत्येक प्रक्षेपण में रिश्तेदारों के एक अलग पहलू को प्रदर्शित किया गया। इसका डिजाइन एक खुरदरी, लगभग कंकालनुमा रूपरेखा वाला था। इसके किनारों पर नुकीले कोणीय पंख लगे थे, जो गहरे अंतरिक्ष के अज्ञात क्षेत्रों को भेदने के लिए बनाए गए थे। स्तरित खंडित प्लेटों से बना इसका आवरण घातक अंतरतारकीय यात्रा विकिरण को अवशोषित और नष्ट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि यह अभी भी एक कंकाल मॉडल से ज्यादा कुछ नहीं था, अधूरा और सैद्धांतिक। जहाज के पिछले हिस्से में इंजन कंपार्टमेंट फैले हुए थे, जहां सैद्धांतिक डार्क एनर्जी थ्रस्टर्स प्रणोदन की संभावना से चमक रहे थे। आगे की तरफ मलबे और ब्रह्मांडीय कणों यान की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता को रोकने के लिए एक घुमावदार ढाल जैसी संरचना बनाई गई थी, जो उसे इतनी तेज गति पर भी नष्ट कर सकते थे। लेकिन महत्वाकांक्षी डिजाइन के बावजूद अमन को पता था कि रिलेटिविस्ट अभी भी एक सपना है। ऐसा कुछ वास्तविकता बनने में अभी भी दशकों, यदि सदियों नहीं तो लगेंगे। पृथ्वी पर मौजूद वर्तमान पदार्थ इस क्षमता की महत्वाकांक्षा से बहुत कम हैं। टाइटेनियम, कार्बन कॉम्पोजिट और ग्राफीन जैसे सबसे मजबूत मिश्रधातु भी, जो अपने आप में अद्भुत हैं, ऐसे वेगों पर ढह जाएंगे, अत्यधिक घर्षण और तनाव के कारण बिखर जाएंगे। टाइटेनियम हालांकि अपनी मजबूती और हल्की संरचना के लिए प्रसिद्ध है, प्रकाश की गति के निकट तनाव से विकृत हो जाएगा। ग्राफीन हालांकि मजबूत और हल्का था, लेकिन ऐसी चरम स्थितियों के संपर्क में आने पर आणविक स्तर पर अभी भी नाजुक था और कार्बन कॉम्पोजिट में ब्रह्मांडीय विकिरण का सामना करने की लचीलापन की कमी थी। ये प्रकाश की 90% गति के करीब विघटित हो गया। अमन ने सैद्धांतिक चुनौतियों को देखते हुए आह भरी। औरोरा, उसने बगल में मंडरा रहे अपने एआई सहायक के प्रक्षेपण पर नजर डालते हुए कहा, लगता है हम अभी भी कुछ ऐसा बनाने से कई जन्म दूर हैं जो इतनी गति को सहन कर सके और इसे हकीकत बना सके। तुम्हें क्या लगता है, अंतरिक्षीय सभ्यताओं ने इन बाधाओं का सामना कैसे किया होगा? वे इतनी अथाह दूरियां कैसे तय करती हैं? ऐसा प्रतीत हुआ कि अरोरा इस पर विचार कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह उत्तर दे पाती, उसके भीतर एक धीमी झनकार गूंज उठी। अमन के मन में, उसके भीतर सीधे अंतर्निहित प्रणाली ने उसे शांत, लगभग जानकार स्वर में टोका, क्या आप अंतरिक्ष द्वार और टेलीपोर्टेशन के बारे में भूल गए? उसने अमन के पास आकर उसे अजीब नजर से देखने से पहले पूछा। अधिकांश अंतरिक्ष यात्री गति की सीमाओं को पूरी तरह दरकिनार करते हुए विशाल दूरी तय करने के लिए अंतरिक्ष छलांग पर निर्भर रहते हैं। अमन ने याद दिलाने पर अपनी भौहें उठाईं। उसके होठों पर एक उत्सुकता भरी मुस्कुराहट उभर आई।
अंतरिक्ष द्वार, टेलीपोर्टेशन, तारा प्रणालियों के बीच छलांग लगाना। वह पारंपरिक दृष्टिकोण में इतना तल्लीन हो गया था कि उसने अपरंपरागत को लगभग अनदेखा कर दिया था। गेट्स, ठीक है, वह बुदबुदाया, उसकी निगाहों में उत्साह की झलक झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड में पदार्थ और वेग की सीमाओं को दरकिनार करने के तरीके मौजूद हैं, एक ऐसा विचार जिसने संभावनाओं की एक नई लहर को जन्म दिया। अमन हंसा, लेकिन जैसे ही व्यवहारिकता ने उसके उत्साह को कम किया, उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे पता है, उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, लेकिन समस्या यह है, अंतरिक्ष द्वार लगाने के लिए हमें पहले वहां पहुंचना होगा, है ना? अगर हम पहले उन जगहों पर नहीं गए हैं और द्वार और उपकरण वही नहीं बनाए हैं, तो हम कूदेंगे कैसे? तुम सबसे जरूरी हिस्सा छोड़ रहे हो, बेवकूफ। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ एक गेट लगाएं और टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उस जगह के मध्य हवा जंक्शन में एक पोर्टल खोलें, तो उसके लिए भी हमें अंतरिक्ष निर्देशांक की जरूरत होगी। और मुझे वे कहाँ से मिलेंगे? अमन ने मजाक उड़ाया। मुझे लगता है उसने इस बारे में नहीं सोचा होगा क्योंकि उसका नजरिया चेतना के स्तर से प्रभावित है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पूरे ब्रह्मांड का कोई खास मतलब था और ब्रह्मांड में चेतना का एक अस्तित्व होने के नाते वह किसी विचार के साथ यात्रा करने में कामयाब रही होगी। ऑरोरा ने सिस्टम के लिए उत्तर दिया, जिससे अमन के होंठ फड़कने लगे। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने वास्तव में अपने सर्वशक्तिमान होने के दावे से ऑरोरा का ब्रेन वॉश कर दिया है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा। सिस्टम एक पल के लिए चुप हो गया, मानो उसके तर्क पर विचार कर रहा हो। फिर उसने एक हल्की, लगभग विनोदी लय के साथ जवाब दिया, एक उचित बात, अन्वेषण और भौतिक उपस्थिति द्वारों के निर्माण के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं। हालांकि स्वचालित जांच के लिए अन्य प्रणालियों में वैकल्पिक तकनीकें मौजूद हैं और द्वारों का निर्माण करने में सक्षम हैं, जिससे अन्वेषकों के लिए जोखिम कम हो जाता है। शायद अब पृथ्वी की तकनीक को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अमन की नजर फिर से अपने आसपास खड़े होलोग्राफिक अंतरिक्ष यान पर पड़ी, मानो वह अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर रहा हो। स्वचालित प्रोब, दिलचस्प, उसने सोचा, लेकिन ये भी हमारी मौजूदा क्षमता से एक कदम आगे है। हमें पदार्थ विज्ञान में क्रांति की जरूरत होगी, सिर्फ ऐसे प्रोब बनाने के लिए जो इतनी लंबी दूरी और कठोर परिस्थितियों में भी टिक सकें। एक कार्यशील गेट बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अमन फिर धीरे धीरे चलने लगा, उसके आसपास के प्रक्षेपण हर कदम के साथ बदल रहे थे क्योंकि उसके विचार गहरे होते जा रहे थे। चुनौती केवल यात्रा के लिए अभूतपूर्व गति हासिल करना नहीं थी, बल्कि ऐसी मशीनें बनाना था जो इतनी टिकाऊ और स्वायत्त हों कि वे अनजान खतरों से भरी सालों की यात्रा में टिक सकें। इन मशीनों को ब्रह्मांडीय विकिरण, सौर हवाओं और गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना करना होगा जो अंतरिक्ष को ही विकृत कर सकते हैं। ऑरोरा की आवाज उसके विचारों को चीरती हुई आई, शांत और सहायक। सर, हाँ, हम आज की सामग्रियों तक ही सीमित हैं, लेकिन मेटा मटीरियल्स, क्वांटम प्रबलित मिश्र धातुओं और यहाँ तक कि कुछ प्रायोगिक पदार्थों में हुई प्रगति के साथ हम क्षरण को कम करने और यान की लचीलापन बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। सर, अन्वेषण के लिए और भी दुनियाएं हैं, लेकिन शायद अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं। अमन ने सिर हिलाया, उसके भीतर निराशा और सीमाओं को पार करने की खुशी का मिश्रण उमड़ रहा था। तो उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हमारा अगला लक्ष्य स्पष्ट है। इससे पहले कि हम ये छलांगें और द्वार बना सकें, हमें पृथ्वी की क्षमताओं को पहले से कहीं आगे बढ़ाना होगा। हमें ऐसी सामग्री चाहिए जो न केवल मजबूत या टिकाऊ हो, बल्कि व्यवहारिक रूप से अटूट भी हो, जो उन शक्तियों का सामना कर सके जो प्रकृति ने अभी तक हम पर नहीं डाली हैं। उसके आसपास का डिजिटल गुंबद मानो उसकी बातों को स्वीकार करते हुए प्रतिक्रिया में हिल गया। वह जानता था कि उसकी दृष्टि सिर्फ गति या दूरी तक सीमित नहीं थी, इसके लिए समझ में एक गहरी छलांग लगाने की जरूरत थी। मानवता ने अब तक जो संभव माना है, उसकी पूरी तरह से पुनर्परिभाषा की। और जब हम ऐसा कर लेंगे, अमन ने ऑरोरा की ओर देखते हुए कहा, हम सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं घूम रहे होंगे, हम इतिहास के माध्यम से भी आगे बढ़ रहे होंगे। दरअसल अपने दृढ़ निश्चय के बावजूद अमन अंतरिक्ष यात्रा को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा कि तैयारी शुरू करना जरूरी है, क्योंकि निष्क्रिय रहकर दूसरों को पहले हमला करने देने से बेहतर है कि अभी से पहल करके कार्रवाई की जाए। अमन ने सिर हिलाकर अपने मन में चल रहे विचारों को शांत किया और चारों ओर देखा। हमने बहुत समय गंवा दिया, उसने बुदबुदाया, मानो खुद को आश्वस्त कर रहा हो।
फिर दृढ़ निश्चय के साथ वह ऑरोरा की ओर मुड़ा। बाहर क्या हाल है? ऑरोरा की प्रतिक्रिया तत्काल थी। उनका स्वर शांत और संतुलित था, जैसा कि संकट के समय में हमेशा होता है। महोदय, स्थिति का अद्यतन आशाजनक नहीं है। अगली पीढ़ी को गंभीर झटके लग रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में हमारे 70 से ज्यादा वैश्विक कार्यालय बंद हो चुके हैं। लगभग 20,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है और 15,000 कर्मचारी अभी भी काम पर हैं, लेकिन उनका मनोबल कम है। घाटा अरबों में पहुंच रहा है और इसका असर पूरे उद्योग पर पड़ने लगा है। इस सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट को भारी नुकसान हुआ है। स्मार्टफोन की बिक्री में भारी गिरावट आई है और पीएस और यूको के दबाव में शेयरों के मूल्य में गिरावट आई है, जिन्होंने एक लक्षित अभियान शुरू किया है और जनता की भावनाएं तेजी से नकारात्मक हो गई हैं। लोग हाल की गड़बड़ियों के लिए आपको और नेक्स्ट जेन को दोषी ठहरा रहे हैं। ऑनलाइन ये कहानी आपके नेतृत्व, निर्णयों और यहाँ तक कि आपकी नैतिकता पर भी हमलों में बदल गई है। रिपोर्ट सुनते हुए अमन की आंखें सिकुड़ गईं। हर आंकड़ा उनकी स्थिति की वास्तविकता को और पुख्ता कर रहा था। वह जानता था कि दुनिया उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगी। फिर भी इस विचार ने उसे विचलित नहीं किया, बस उसका ध्यान केंद्रित किया। और ब्रूहेवन के बारे में क्या? उसने अपना ध्यान हटाते हुए पूछा। इसके बाद ऑरोरा ने एक स्क्रीन प्रक्षेपित की और अपनी रिपोर्ट शुरू की। ब्रूहेवन भी मुश्किल में है। कमी और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के कारण कई स्टोर बंद होने को मजबूर हुए हैं। हालांकि इसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। लाखों ग्राहक ब्रूहेवन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली चाय और कॉफी को मिस कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए वे सनबक्स की ओर उमड़ पड़े, जिससे बिक्री में तीव्र लेकिन अस्थायी वृद्धि हुई। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सनबक्स के उत्पाद स्पिरिट वाइटलाइजिंग चाय के प्रभावों की बराबरी नहीं कर सकते। लोग बेचैनी महसूस करने लगे हैं, मानो वे अपने पुराने नीरस ब्रूहेवन से पहले वाले रूप में वापस लौट रहे हों। शुक्र है कि स्पिरिट वाइटलाइजिंग चाय की लत नहीं लगती, वरना हम इंदिरा में बड़े पैमाने पर अराजकता देख रहे होते। अमन ने हर रिपोर्ट के विवरण को ध्यान से सुना, हर विवरण को समझते हुए उसकी अभिव्यक्ति अधिक थी। नुकसान, विरोध, विश्वासघात, ये सब ऐसी चीजें नहीं थी जिनके लिए उसने तैयारी नहीं की थी। उसने इनका पूर्वानुमान लगाया था। जैसे ही वह आगे झुका, उसकी आंखें तेज हो गईं और दृढ़ संकल्प की एक चमक उभर आई। उसकी आवाज धीमी बुदबुदाहट जैसी थी। और ये तो उनके हमले का पहला चरण है, उन्होंने सोचा। वे जल्द ही हमारी सुरक्षा का परीक्षण शुरू कर देंगे, और जब इससे उनका मन नहीं भरेगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सुपरह्यूमन्स भेज देंगे। नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां पहले से ही सीमाओं पर तैनात हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश में कि हम बच न पाएं। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसके चेहरे पर एक सोची हुई इच्छाशक्ति उभर आई। भयावह रिपोर्ट के बावजूद उसकी निगाहों में किसी अटूट चीज की चमक थी, लेकिन अमन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। ऑरोरा, उन्होंने कहा, उनके स्वर में मनोरंजन का भाव था, मुझे लगता है कि हमने काफी आराम कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी गति बदलें और आगे बढ़ें। जैसे ही उसका संकल्प दृढ़ हुआ, उसके होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। हमने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, है ना? चलो सब फेंक देते हैं। अब समय आ गया है कि हम बागडोर अपने हाथ में लें। ऑरोरा की आवाज स्पष्टता और सहमति से भरी थी। जी हाँ सर, अब समय आ गया है कि हम कोड अनुलग्नक लागू करें और कार्यभार संभालें। बिल्कुल, अमन ने शांत स्वर में धमकी भरे अंदाज में कहा। अब तमाशा शुरू करने का समय आ गया है। अंडरस्को 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 अंडरस्को। पूरा इंदिरा शहर कोलाहल में डूबा हुआ लग रहा था। विशाल शहर में घरों और दफ्तरों में बत्तियां टिमटिमा रही थीं, जैसे जैसे अशांति फैल रही थी। लेकिन इस हंगामे के बीच एक बैचलर अपार्टमेंट खास तौर पर शांत खड़ा था। हैरिस, जो एक समाचार एंकर हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए जाने जाते हैं, एक थका देने वाले दिन के बाद अपने मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में पहुंचे। आमतौर पर उसकी जीवन शैली उसे एक तरह की विलासिता का आनंद देती थी। वह अक्सर शाम किसी साथी के साथ बिताता था या अपनी नीरसता को विलासिता में डुबो देता था, या दोनों। लेकिन आज रात थकान ने उसे जकड़ लिया था और वह बस यही चाहता था कि कुछ ऐसा हो जिससे उसकी आत्मा तरोताजा हो जाए। वह अपनी देर रात की ऊर्जा की तलाश में रसोई की ओर चल पड़ा। अलमारियों में कुछ खोजबीन करने के बाद आखिरकार उसने हताशा में आह भरी। धिक्कार है, ब्रूहेवन की चाय के बिना जीवन नीरस हो गया है, वह बुदबुदाया। नेक्स्ट जेन पर सरकार की कार्रवाई एक खुला राज थी, जिसके बारे में हर कोई अटकलें लगा रहा था। और एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो
अक्सर कहानियां गढ़ता था और कंपनियों और अधिकारियों पर उंगलियां उठाता था। हैरिस को इस विडंबना का एहसास हुआ। अब उसे समझ आ रहा था कि ब्रूहेवन के पेय पदार्थों ने उसे कितना बड़ा सहारा दिया था। ये वही ईंधन बन गया था जो रात में काम करने वाले कर्मचारियों को जिंदा रखता था, और अब उसे इस कमी का एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहराई से हो रहा था। काम तो काम है, वह बुदबुदाया और मुंह बनाते हुए एक कप नीरस कॉफी पीने लगा। भारी कदमों से कप हाथ में लिए वह अपने सोफे पर गया और टीवी चालू कर दिया। हालांकि थकान के कारण उसकी पलकें मुश्किल से खुली थीं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन टिमटिमाई वह असमंजस में पलकें झपकाने लगा और उसकी सुस्ती मानो हवा में उड़ गई। उसकी उंगलियां हवा में जम गईं और कप उसके होंठों के पास आ गया। एक वीडियो चल रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। फुटेज में उच्च पदस्थ सरकारी मंत्री अमित शर्मा एक मंद रोशनी वाले कार्यालय में खड़े थे। मंद रोशनी में उनके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने सावधानी से इधर उधर देखा और फिर अपने अधीनस्थ की ओर मुड़े। इस बार पैसा सावधानी से इधर उधर करना, इसे विदेशी खातों में भेजना और ठेकेदारों को चुप रहने को कहना। अगर उन्होंने मुंह खोला तो अमित की आवाज धीमी पड़ गई। उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। वे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे कि पछताएं। स्क्रीन काली हो गई और अमित शर्मा का एक और दृश्य सामने आ गया, लेकिन इस बार एक अलग माहौल में। अमित अपनी मेज पर बैठे एक सहकर्मी से कड़ी और गणना भरी निगाहों से बात कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों, आप जैसे चाहें उनसे निपटें। उनकी आवाज ठंडी थी, जरा भी सहानुभूति से रहित। झूठे आरोप, धमकी, जरूरत पड़े तो बल प्रयोग भी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज मेरी योजनाओं में खलल डाले। हैरिस को अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई। उसका कांपता हुआ हाथ रिमोट की ओर बढ़ा, चैनल बदलने के लिए और अपने सीने में बढ़ती बेचैनी को दूर करने के लिए किसी जानी पहचानी चीज की तलाश में। लेकिन जब उन्होंने अगला चैनल चालू किया तो दूसरा वीडियो चलने लगा। अब मंत्रियों की एक गोलमेज बैठक एक मंद रोशनी वाले कमरे में बैठी थी। उनके चेहरे गंभीर और दृढ़ थे। हैरिस आगे झुके, जो कुछ देख रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक मंत्री आगे झुका, उसकी आवाज धीमी धीमी बुदबुदाती हुई थी। उसने कहा, अगली पीढ़ी की तकनीक दुनिया को नया रूप दे सकती है। हम उन्हें इसे अपने नियंत्रण में नहीं रखने दे सकते। हमें उनके काम को खत्म करना होगा और जो कुछ भी मूल्यवान है उसे छीनना होगा, किसी भी तरह से। एक और मंत्री ने सिर हिलाया। अगर हम उनकी संपत्ति और तकनीक जब्त कर लें तो हम अजेय हो जाएंगे। लोग समय के साथ समझ जाएंगे। हैरिस के हाथ जोर से कांपने लगे और कॉफी का कप उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिरते ही टूट गया। उसे एक डर का एहसास हुआ, एक दिल दहला देने वाला एहसास उसे घेर लिया और वह आंखें फाड़े स्क्रीन को घूरने लगा। यह क्या बकवास है? वह कर्कश स्वर में बोला। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। हैरिस को ये पता नहीं था कि वह अकेले व्यक्ति नहीं थे जो ये प्रसारण देख रहे थे। पूरे इंदिरा में लोग स्तब्ध होकर ये वीडियो देख रहे थे। उनके सामने ये चौंकाने वाले खुलासे किसी बुरे सपने की तरह सामने आ रहे थे। हैरिस और अनगिनत अन्य लोगों के लिए ये रात एक ऐसी रात होगी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।